कौन आ रहा है? कहाँ रह गए ये? चलिए कोई नहीं, मैं तो पिछली बात करूंगा, अभी आगे की बात नहीं कर रहा, ठीक है? चलो। गर्मी नहीं लगेगी ना, अब एसी अब चल गया होगा। 3 मिनट लगते हैं उसको, चालू ही नहीं करा था। चलो क्लास। सो गाइस, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर हमने स्टार्ट करा था, ठीक है? और इसको शिवानी देखना ऑन कर रखा है नहीं? कितनी देर होगी चालू हुए? 15 सेकंड ना, अभी हुआ है ना, ठीक है। 50 सेकंड, ठीक है। तो बच्चों ऐसा है, कैसा है? चलो ठीक है, आओ भाई, आओ जल्दी आओ। किसने? हाँ तो जो नो वाले थे वो भी आ गए। आ जाओ जल्दी बैठो। ये टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को खींच लाया ना सबको भी। इस टॉपिक के बिना चैप्टर खराब है। तो चलिए बच्चों, अब बातें बंद करते हैं बिल्कुल और स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मैंने आप लोगों को ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर स्टार्ट कराया। अब तक आप लोगों को इतना तो पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट काम कैसे करता है। तो कैसे काम करता है ऑल्टरनेटिंग करंट, आप लोग जानते हो? पता है नहीं वाली बात कि ऑल्टरनेटिंग करंट पहले किसी एक डायरेक्शन में चलता है, फिर किसी दूसरी डायरेक्शन में चलता है। पहले जिस डायरेक्शन में चलता है उस डायरेक्शन में भी कांस्टेंट नहीं होता, पहले बढ़ता है और फिर बोलो क्या होता है, घटता है। याद आ रहा है मैंने कैसे समझाया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट का हिसाब किताब ना? तो उसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है और उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है, कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था। और क्योंकि इस समय के साथ चेंज हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसकी इक्वेशन थी E इज इक्वल टू, बोलो क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी। जिसको आप जानते भी हो कि ई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे वेरी करता है। आपको पता है कुछ स्टार्टिंग में ई की वैल्यू 0 होती है, बाद में ई नॉट हो जाती है, फिर 0 होती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ई नॉट हो जाती है, फिर 0 होती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने आपको ये बोला कि हमारे किसी भी सर्किट के अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स? एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और बोलो क्या है, कैपेसिटर। सबका अपना अपना रोल है। मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि जो रेजिस्टर होता है वो दोनों को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, जो इंडक्टर होता है वो किसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बोलो करंट को, वोल्टेज को रोकता नहीं है बच्चों। और जो कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट को जाने देता है। तो तीनों का अपना अपना एक्शन है। एक चीज दोनों को रोकती है, इंडक्टर करंट को रोकेगा, वोल्टेज को नहीं रोकता, और कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज को रोकता है, करंट को नहीं रोकता। क्लियर है? अब हमने स्टार्ट करा था इस बात से कि मैं आपको वन बाय वन करके सर्किट बनाना स्टार्ट करूंगा लक्ष्य बोर्ड पे। पहले पिछली वाली चीज थोड़ी सी मैं रिपीट कर रहा हूं, देन वी विल स्टार्ट टुडेस क्लास ना। सो गाइज, मैंने आप लोगों को ये बोला था, जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें ई में इक्वेशन बोलो क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड यू नो दैट व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ ई नॉट साइन ओमेगा टी टेल्स यू। बोलो क्या देता है, अभी रहने दो। व्हाट डज ई नॉट साइन ओमेगा टी टेल्स अबाउट यू? मतलब क्या बताने की कोशिश करता है, बोलो कि वो वेरिएशन जो है वो कैसा है। बोलो ई नॉट मैक्सिमम होता है इस डायरेक्शन में, फिर ई नॉट मैक्सिमम होता है अपोजिट डायरेक्शन में। आपको वेरिएशन पता है उसका। अब करंट इक्वेशन बनाई मैंने, कैसे बनाई बोलो? आप रेजिस्टर की टर्म्स में वोल्टेज को बोलो क्या लिख सकते हो, आई इंटू आर। अरे ई को बोलो क्या लिख सकते हो, आई को बोलो क्या बोल सकते हो, ई नॉट बाय आर। और मुझे बताइए आई मैक्सिमम कब होगा, बोलो आई इज मैक्सिमम एंड साइन इज मैक्सिमम। साइन की मैक्सिमम वैल्यू बोलो क्या होती है, 1। यू ऑल नो दैट कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, 1 ही होने वाली है। सो व्हेन दिस इज 1, दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम। तो मैंने बोला जब ये 1 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, ई नॉट बाय आर, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आई नॉट, दैट इज आई नॉट। सो मैंने बोला ई नॉट बाय आर की जगह पे बोलो क्या आ गया, आई नॉट, एंड द करंट इक्वेशन विल बिकम आई इज इक्वल टू में क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी। The most important thing in I naught sin omega t is the most important thing in I naught sin omega t is its omega t। एंड इसमें भी बोलो क्या, ओमेगा टी। मतलब जो फेस उसमें चल रहा है, फेस होता है साइन के अंदर जो एंगल है, जो फेस उसमें चल रहा है वही फेस इसमें भी चल रहा है। मतलब अगर उधर ओमेगा टी 0 होगा तो यहां भी ओमेगा टी, वहां ओमेगा टी पाई बाय 2 होगा तो यहां भी। मतलब कि यहां पर हम बोलते हैं कि जब रेजिस्टिव सर्किट होता है तो ईएमएफ और करंट का फेस बोलो क्या चलता है, सेम चलता है। इसका मतलब क्या है, मैंने ये भी आपको बताने की कोशिश करी थी। जल्दी बैठो, चेयर ले लो, चेयर ले लो, अच्छा चेयर तो ले लो, कहाँ बैठेगा। बच्चों बच्चों बोर्ड पे देखो, मैं आज काफी सारा करना है।
बच्चे कम नहीं है, अब सब आगे देख रहा है, सब बच्चों ने हेलो, हाँ निकल गए, नहीं नहीं बताओ, बहुत बढ़िया, अपडेट कर दिया, चलो जाओ, कोई नहीं, मैं हर्षित जल्दी बैठो, चेयर लो जल्दी से। सबसे पहले पोल तूने रखवाया था, सबसे लेट तू आ रहा है, तो नहीं आता ना तो ये सब तेरे को पकड़ लेते रास्ते में। चलो भाई क्लास, बच्चों प्लीज बातें नहीं, हर्ष चुपचाप बोलो, सिर्फ फोकस रहेंगे बोर्ड पे अगले घंटे के लिए। इधर भाई सो बड़ी सिंपल सी बात है, ईएमएफ इक्वेशन है E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी, और करंट इक्वेशन बोलो क्या है, I इक्वल्स टू, आपको इससे ये समझना है कि जो ओमेगा टी इसमें है ना वही इसमें है, मतलब यहां पर अगर 0 का फेस होगा तो यहां पर भी कितने का फेस होगा, 0 का, वहां π/2 हो जाएगा ओमेगा टी, तो यहां भी कितना हो जाएगा π/2, तो एक जैसा फेस चलने वाला है हमारा ईएमएफ का भी, और बोलो किसका, करंट का भी। अगर कैसा सर्किट है बोलो, रेजिस्टिव सर्किट है, कैसा बोलो, रेजिस्टिव, वहां से, ठीक है ना, रुक रुक के आ रहे हो सारे आज, कुछ ज्यादा ही, मैंने इसीलिए तो 15 मिनट लेट शुरू करा था आज। बस भाई बस प्लीज बच्चों खत्म करो, जैस्मिन बस। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं, अगर फेस वाइज आप लोग बात करो तो मैं आप लोगों से एक चीज जरूर जानना चाहूंगा बच्चों, कि तुम्हें ये वाली बात पता है कि नहीं पता, कि कभी भी मैं ये ग्राफ जब ऐसा बनाता हूं तो आप लोगों को ये पता है ना कि ये यहां पर फेस कितना होता है, जब टाइम यहां पर 0 होता है, यहां पर कौन सा फेस टाइम होता है, T/4, यहां पर और यहां पर T। अच्छा, इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग फेसेस क्या आते हैं, जैसे कि 0 टाइम पर कितना फेस आता है 0, T/4 टाइम पर कितना फेस आता है π/2। अरे फेस का मतलब ये है ना, जैसे कि आप सोच के देखो ना, अगर आपका E बराबर में E0 sin ओमेगा टी है, तो ये पूरा ओमेगा टी बोलो क्या होता है, फेस होता है, क्या होता है बोलो, तो मुझे तुम बताओ ना कि कोई वैल्यू अपनी E0 कब देगा, E0 कब देगा, जब उसका कौन सा फेस आएगा π/2 वाला, क्योंकि sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 1, एंड एट दैट टाइम द ईएमएफ विल गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ E0। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो मैंने कहा यहां पर फेस होता है π/2, यहां पर कितना फेस होता है T/2 पे, करवा भी रखा मैंने, T/2 पे कितना फेस होता है बोलो पाई, और ये आपको सोचना है कैसे सर, तो मैंने सिखाया भाई तुम लोगों को कि T/2 पर कितना फेस होता है पाई कैसे, अरे यहाँ पर टाइम को रखो T/2, T से T कटेगा, 2 कटेगा, पाई का फेस आ जाएगा, और जब ये पाई डालोगे तो साइन पाई बोलो कितना हो जाएगा, साइन पाई बोलो कितना हो जाएगा 0, तो फिर यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी। 3T/4 पे कितना फेस होता है बोलो 3π/2, और यहाँ पर कौन सा फेस होता है बोलो 2 पाई। तो ये ना वैसे लोकेशंस वाइज भी आप याद कर लो कि शुरुआत की यहाँ की फेस 0 होती है, यहाँ पर फेस कितनी होती है बोलो π/2, जब मैक्सिमम दे रहा हो तो कौन सी फेस होती है बोलो π/2, जब वापस 0 होता है तो कौन सी फेस होती है बोलो पाई वाली, जब दोबारा से दूसरी साइड में मैक्सिमम देता है बोलो क्या होता है 3π/2, और वापस से बोलो कितना होता है 2 पाई का फेस होता है। तो वो यही कहना चाह रहा है आपको कि जब मेरा रेजिस्टिव सर्किट होता है, बने रहेंगे टॉपिक में तो ही समझ में आएगा, कहीं भी आप छोड़ेंगे ना टॉपिक को रिदम टूटेगा, आप लोगों का ध्यान रखना, मैं सारी बातें बोलूंगा, कंटिन्यूएशन में जुड़े रहोगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अदरवाइज मैंने बोला है ये सीक्वेंस में चलने वाला है, एलसीआर तभी समझ में आता है जब एल आर और सी समझ में आया, LR/RC समझ में आया, फिर एलसीआर आएगा, नहीं तो एलसीआर 0 है बिल्कुल। तो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, और ये लास्ट क्लास आपके अटेंड होनी चाहिए, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है सो मतलब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है फिर समझना भी आपके लिए, ठीक है। तो मैंने बोला था इस ग्रुप में भी कि आपकी पिछली क्लास जरूर करके आए, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। तो मैंने यहाँ पर ये बोला कि जब भी किसी सर्किट में सिर्फ क्या होता है निखिल, रजिस्टर होता है, क्या होता है, तो हमारा ईएमएफ और करंट का जो फेस होता है बिल्कुल क्या होता है बोलो सेम फेस का मतलब ये है कि जैसे जैसे ईएमएफ वेरी करेगा वैसे वैसे बोलो कौन वेरी करेगा बोलो करंट वेरी करेगा। अगर ईएमएफ 0 है तो बोलो करंट भी कितना है सब बच्चे 0, ईएमएफ मैक्सिमम क्या तो करंट भी कितना क्या मैक्सिमम, फिर ईएमएफ 0 होगा तो करंट भी क्या होगा 0। अरे याद आ रहा है, ईएमएफ हमारा माइनस साइड पे मतलब मैक्सिमम हो तो करंट भी क्या हुआ माइनस साइड पे मैक्सिमम हुआ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब यहाँ ओमेगा टी 0 तो यहाँ भी 0, वहां पर π/2 तो यहाँ भी π/2, वहां पर पाई तो यहाँ पर भी बोलो कितना पाई, तो वैल्यू बोलो कैसी चलेगी सेम। तो ये बन गया हमारा बोलो क्या वेव डायग्राम। अरे नहीं आया समझ में, ये बोलो क्या था फेजर। फेजर में आप लोग याद करो मैंने कैसे समझाया था, अगर आप लास्ट क्लास आए हैं तो मैंने बोला था कि ये मान लो ईएमएफ है और ये मान लो छोटा वाला कांटा किसका बोलो करंट का,
अब दोनों को यहां लेके आ जाओ, तो मुझे बताओ जिनके परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, करंट बोलो कितना, जीरो, ईएमएफ भी बोलो कितना, जीरो। जैसे जैसे मैं उठाऊंगा इनको, आपको पता है ये आई की वैल्यू भी बढ़ेगी और बोलो ई की भी, और जैसे जैसे उठाऊंगा दोनों ही साथ में बोलो क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम दोनों ही साथ में बढ़ेंगे, फिर दोनों ही साथ में बोलो क्या होंगे, घटेंगे, फिर दोनों ही साथ में अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे। अरे नहीं आ रहा यार, तो ये था इसका फेजर। फेजर में मतलब कि साथ साथ ही चलेंगे। वो भी ये कहना चाह रहा है कि जब सर्किट रेजिस्टिव होगा, रजिस्टर होगा, तो साथ में ही बढ़ेंगे, साथ में ही घटेंगे, साथ में ही बढ़ेंगे, साथ में ही घटेंगे। ये भी यही बोलना चाह रहा है। आप इस बात को कैच करने की कोशिश करें कि मैं किस बात पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। मैं इस बात पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि जो करंट और ईएमएफ होता है रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, दोनों का फेस बोलो कैसा चलता है, बोलो साथ साथ चलता है। अगर वो मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, वो जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा। देखो ना, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ में मैक्सिमम है, साथ में मिनिमम है, साथ में अपोजिट मैक्सिमम है, साथ में अपोजिट मिनिमम है। यहां जब दोनों चलेंगे तो बोलो क्या होगा, निखिल, यहां जब दोनों साथ में चलेंगे तो क्या होगा, साथ में ही जीरो है, साथ में ही मैक्सिमम हुए, साथ में फिर घटने लगे, साथ में फिर अपोजिट साइड में बढ़ने लगे। बोलो सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा? यही होता है बोलो किसमें, रेजिस्टिव सर्किट में। इज इट क्लियर टू यू और नॉट गाइस? तो ये मैंने आपको करवाया था। उसके बाद अगले बढ़े बच्चों फटाफट से। अगले भी बच्चों हमने क्या करा था बच्चों, इंडक्टिव सर्किट करा था। इंडक्टिव सर्किट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने बोला था कि इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, एंड यू नो दैट इंडक्टर किसको रोकता है, बोलो करंट को। इसका मतलब यहां पर करंट थोड़ा लैग करेगा, बोलो किससे, ईएमएफ से लैग करेगा। लैग कैसे करेगा थोड़ी देर में समझ में आएगा। ईएमएफ इक्वेशन सब बच्चे बोलो कितनी है, बोलो ई नॉट साइन ओमेगा टी। सुनते चलो, लास्ट में सारी चीजें मैं जोड़ दूंगा और बड़ा इजी तरीके से बता दूंगा कि कैसे याद करना है सब कुछ, लेकिन अभी सुनते रहना पड़ेगा। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे बताओ जैसे वहां पर ई को आई आर लिखा था, यहां पर कैसे करंट को इन्वॉल्व करूं, तो मैंने कहा भैया इंडक्टर के साथ तो रिलेट होता है, ई बराबर में माइनस एल डी आई बाय, ये पढ़ा है हमने सेल्फ इंडक्शन में। तो मुझे बताओ ई की जगह पे क्या आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। एल नीचे आ जाएगा, ई नॉट बाय एल बन गया, डी आई बराबर ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा डी टी। आई कैसे निकालो, डी आई से आई कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन करके। तो मैंने इंटीग्रेट करा बोथ साइड, ये आई बन गया, ये ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी। ई नॉट बाय एल बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट चीज है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। जिन बच्चों को आता है इंटीग्रेशन, यू नो दैट माइनस का कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय बोलो क्या, ओमेगा। पूरा सॉल्व करा, बन गया ई नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी। साइन और कॉस की प्रॉपर्टी लगाएगी, कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मैंने सिखा रखी है आप लोगों को मैथ्स के अंदर। नहीं पता आप लोगों को तो आप ये स्टेप याद करिए बच्चों। यहाँ माइनस बाहर लोगे बोलो क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इंपॉर्टेंट चीज, ये करंट मैक्सिमम कब होगा, जब साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू बोलो क्या होती है 1। तो जब ये पूरा 1 होगा तब जो वैल्यू आएगी यानी ई नॉट बाय ओमेगा एल, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, दैट इज आई नॉट, दैट इज। तो इसकी जगह पे मैंने बोलो क्या रख दिया, आई नॉट। मेन बात क्या है, मैंने कई बार आपको एक बात बोली कि डेरिवेशन पार्ट भैया हो सकता है बाय वाला बच्चा ना कर पाए, लेकिन मतलब इसको तो रट के भी कर सकते हैं। मेन बात है समझने वाली। समझने वाली चीज क्या है बोलो, कि इसका ईएमएफ इक्वेशन बोलो क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट इक्वेशन क्या सब बच्चे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब उधर जो भी ओमेगा टी होगा ना, यहां पर ओमेगा टी में से पाई बाय 2 पीछे चल रहा होगा। समझो इस बात, मतलब जिस समय वहां पर पाई बाय 2 होगा सचिन, जिस समय वहां पर क्या होगा, पाई बाय 2, यहां बोलो कितना होगा, यहाँ पाई बाय 2। देखो वो ओमेगा टी पाई बाय 2, तो ये भी ओमेगा टी पाई बाय 2 ही होगा, लेकिन जब सॉल्व करूंगा तो पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 घट के बोलो कितना आएगा, 0। मतलब जिस समय वो पाई बाय 2 के अकॉर्डिंग आंसर करेगा, जिस समय ये वाला पाई बाय 2 के अकॉर्डिंग आंसर करेगा, इसकी फेस बोलो कौन सी होगी, पाई बाय 2, तब इसकी फेस कौन सी होगी, 0। इसकी अंदर वाली फेस कितनी होगी, बोलो 0। तो वो आंसर करेगा पाई बाय 2 के अकॉर्डिंग, ये आंसर करेगा 0 के अकॉर्डिंग। जब वो आंसर करेगा पाई के अकॉर्डिंग, तब ये आंसर करेगा पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 के अकॉर्डिंग। समझ नहीं आया सर? मतलब हर बार ये पीछे पाई बाय 2 से लैग करेगा। बोलो करते कि नहीं करते? अब आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको एक चर्चा कर रहा था उस दिन कि जब भी ये चल रहा होता तो मैंने आपको फेसेस याद करवाई थी कि जो ये वाली फेस होती है 0 होती है, मैक्सिमम वाली कौन सी थी, पाई बाय 2। अभी मैं बता रहा था आपको, ये पाई वाली, 3 पाई बाय 2 वाली, 2 पाई वाली। ध्यान से इस ग्राफ को देखो, शुरुआत से मैं 0 से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पाई बाय 2 से। जिस समय इसका पाई बाय 2 है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट, ये पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 कितना होगा, 1। ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट, सॉरी ई नॉट आ गया। करंट में एक बार रखना ओमेगा टी को पाई बाय 2, जब वो पाई बाय 2 है ओमेगा टी, तो यहां भी पाई बाय 2 होगा, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 बोलो कितना होगा, 0। तो साइन 0 0 होगा, आई की वैल्यू 0 होगी। आई की वैल्यू क्या होगी, मतलब जिस समय वो मैक्सिमम हो चुका है तब ये बनना शुरू कर रहा है। और बड़े इंपॉर्टेंट शब्दों में मैं एक बात बोल सकता हूं कि जब वो अपनी पाई बाय 2 वाली फेस शो कर रहा है, तभी अपनी 0 वाली स्टार्टिंग वाली फेस शो कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट चीज, अगली बात पे बढ़ते हैं। जब इसने अपनी पाई वाली फेस शो करी, किसने, बोलो ईएमएफ ने, पाई वाली, वो पाई हुआ तो वो 0 हो गया ई। तब देखना ये कितनी दिखाएगा, पाई माइनस पाई बाय 2, यानी बोलो कितना, पाई बाय 2। अरे पाई में से पाई बाय 2 घटा के देखो कितना आएगा, पाई बाय 2। तब साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होगी और ये मैक्सिमम हो जाएगा आई नॉट। तो मतलब जिस समय वो शो कर रहा है पाई बाय 2 वाली, तब ये 0 वाली। जब वो पाई वाली तो करंट पाई बाय 2 वाली। जब ये वाला, जब हमारा ईएमएफ शो करेगा 3 पाई बाय 2 वाली कंडीशन, तब देखो वो कौन सी शो कर रहा है, पाई वाली कंडीशन। इसका मतलब करंट लगातार कितने से लैग कर रहा है फेस में, पाई बाय 2 से लैग कर रहा है।
जब वो पाई बाय 2 पर ईएमएफ अपना मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है ना, तब करंट बनना स्टार्ट करता है, मतलब जीरो वाला वैल्यू दिखाता है। क्लियर हुआ? जब वो पाई वाला फेज दिखा रहा होता है तब ये पाई बाय 2 वाला दिखा रहा होता है। देखो वो पाई वाला दिखा रहा है, वो अपनी पाई बाय 2 वाली वैल्यू दिखा रहा है मैक्सिमम वाली। जब ये 3 पाई बाय 2 वाली दिखाने लग गया तब वो अपनी पाई वाली दिखा रहा है, और जब ये 2 पाई वाली दिखा रहा है वो अपनी 3 पाई बाय 2 वाली दिखा रहा है। नहीं आ रही बात समझे? इसका मतलब करंट लैग करेगा सॉल्यूशन। हाँ, पाई बाय 2 से पहले ना सॉल्यूशन से नेगेटिव साइड में बनेगा। अभी मैं उसको नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं उसको मतलब तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम ऐसे मान के चलेंगे कि शुरुआत ऐसे मान लो कि जिस समय ईएमएफ बना उस समय करंट बना ही नहीं, और ऐसा इंडक्टर करता भी है। इंडक्टर क्या करता है बोलो? करंट को रोकता है। ईएमएफ क्या करता है? इंडक्टर क्या करता है बोलो? लेकिन वो वाली बात हमारी लास्ट क्लास डिस्कस भी हुई थी, जो कुछ बच्चे रुके थे कि सर उन्होंने, वो भी उनके मन में भी सवाल था ये कि पीछे ऐसे बनाओ या जीरो बनाओ। अभी आप ये मान के चलो कि शुरुआत में ईएमएफ तो बनी बट करंट नहीं बना, ऐसे ही मान के चलना फिलहाल। तो वो पहुंच गया अपनी पाई बाय 2 फेज पे, क्योंकि आप जानते हैं इंडक्टर क्या करता है बोलो? इंडक्टर क्या करता है? करंट को रोकता है, ईएमएफ को जाने देता है। तो सर्किट में ईएमएफ तो बननी शुरू होगी। हाँ भाई, हाँ भाई, ईएमएफ तो बननी शुरू होगी, बट करंट कितना है बोलो? करंट शून्य। करंट कब बनना शुरू करता है? जब ईएमएफ अपनी पाई बाय 2 फेज पहुंच चुकी है तब ये स्टार्ट करता है। लेकिन फिर वो घट रहा होता है और ये बढ़ रहा होता है, फिर वो अपोजिट में बढ़ रहा होता है, तब ये घट रहा होता है। तो ये लगातार बोलो कितने की फेज से लैग कर जाएगा? पाई बाय 2 की फेज से। और ऐसा हम हवा में बात नहीं कर रहे, मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास। इसकी है ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी है बोलो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। गेट माई पॉइंट और नॉट? व्हेन ईएमएफ गिव्स आंसर अकॉर्डिंग टू द 2 पाई फेज, तब ये दे रहा होगा 3 पाई बाय 2 के हिसाब से। जब वो दे रहा है पाई बाय 2 के हिसाब से, तब ये दे रहा है 0 के हिसाब से। वो दे रहा है पाई, तो ये दे रहा है पाई बाय 2 के हिसाब से। तो पाई बाय 2 से लैग कर रहा है। समझ नहीं आ रहा सर? तो मैंने यहां पर लिखा करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 फेज। करंट लैग्स द वोल्टेज बाय, करंट वोल्टेज से लैग कर रही है। करंट वोल्टेज से लैग कर रही है बोलो कितने से? पाई बाय 2 फेज से। समझ नहीं आया भाई? बिल्कुल भी नहीं आया ना? और मैं यहां पर कैसे बोलूंगा? मुझे बताओ, वेव डायग्राम सबको समझ में आ गया? अब एक बार समझ लेते हैं फेजर को। फेजर में क्या करा बच्चों हमने? ये कौन है? ईएमएफ। ये कौन है? पेंसिल, करंट है। मैंने ऐसा बनाया, इसको ऐसे समझने की बजाय इसको ऐसे समझाओ, ऐसे समझो, ऐसे समझो। मुझे बताओ, ये पेंसिल यहां पर है, मतलब करंट का कांटा यहां पर है, लक्ष्य है, और ईएमएफ का कांटा यहां पर। मुझे बताओ जरा, करंट कितना वैल्यू दिखा रहा है? 0। ईएमएफ कितना दिखा रहा है स्टार्टिंग में? ई नॉट। देखो ई नॉट और ये 0, देखो ना, करंट 0 और ईएमएफ कितनी दिखा रही है बोलो? ई नॉट। चलो इसके बाद बताना कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, बताना जरा। ईएमएफ घट रहा है और करंट, तो ईएमएफ घट रहा है और करंट पहुंच गया अपने आई नॉट पे, ईएमएफ घट गया होगा 0। नहीं आई ना बात समझ में? तो बिल्कुल कितने से पाई बाय, कितने फेज से पीछे चल रहा है करंट बोलो? पाई बाय 2 से। अगर वो ओमेगा टी है, अगर ये ओमेगा टी है तो ओमेगा टी से पाई बाय 2 पीछे। ओमेगा टी से पाई बाय 2, अगर ये लोकेशन ओमेगा टी एंगल की है तो मैं ओमेगा टी से पाई बाय 2 पीछे दिखाऊंगा करंट को, बिकॉज वो है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओमेगा टी, अरे नहीं आया समझ में, इसलिए वो पीछे चल रहा है। फेजर्स मैंने लास्ट क्लास सिखाने की कोशिश करी थी बच्चों आप लोगों को। और देखो यहाँ ना आपका ना खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए टॉपिक सीखने के लिए, कि आप लोगों को बताएगा तो थोड़ा सा आपने इसके ऊपर मेहनत करी कि नहीं करी, घर जाके देखा कि नहीं देखा। ऐसा ना हो कि जैसा हमने लास्ट क्लास करा था अब आप सीधा क्लास में मुझसे ही चीजें पढ़ रहे हो वाली दोबारा से, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपका टच टॉपिक का खुद के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि वो चीज हमने तब तसल्ली से करी थी, आज मैंने थोड़ा फास्ट कराई है। समझ में आ गया यहाँ तक का? फेजर समझ में आ गया, वेव डायग्राम समझ में आ गया, इक्वेशन। अब मैं बताऊंगा ना, उस दिन जल्दबाजी में इतना ज्यादा नहीं कर सकते, लास्ट में कर रहे थे इसको। सो गाइज, मुझे यहां तक में किसी बच्चे को वो प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बोलो भाई, बोलो बोलो, अरे बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मुझे ना अब अपोजिशन बताना है, उसको मैं कहां रखूं? इसी पे करा दो ना, इसी पेज पे सब कुछ, हर एक का एक ही पेज पे रखते हैं तो बढ़िया रहेगा। चलो चलो बच्चों प्लीज, अब यहां हमें एक और चीज सीखनी पड़ेगी, दैट इज अपोजिशन टू करंट। इस सर्किट में अपोजिशन कितना है? तो बच्चों को लगता है एल यहां पर अपोजिशन है, बट यहां पर एक मिस्टेक है। अपोजिशन सर्किट में एल नहीं है। इंडक्टर अपोज करता है वो बात ठीक है, लेकिन कितनी अपोजिशन ऑफर हो रही है वो समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैंने आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना किसी भी सर्किट के अपोजिशन से ही सुने। अब इस सर्किट की अपोजिशन क्या होती है? मैंने तुम लोगों को उसने एक बात सिखाई थी, किसी भी सर्किट की अपोजिशन होती है वी बाय आई। क्या होती है बोलो? क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वी बराबर क्या होता है बोलो? आई आर। और अपोजिशन होती है वी बाय में बोलो क्या? आई। तो किसी भी सर्किट का वी बाय आई बोलो, उसको क्या बताता है बोलो? अपोजिशन को। इस सर्किट का वी बाय आई कहां पर है? तो मैंने बीच में एक क्वेश्चन लिखे, दिख रहा है आपको? ई नोट बाय आई नोट, यहां से बोलो क्या बनेगा? ई नोट बाय आई नोट, यानी वी बाय आई, यानी वी बाय वी वोल्टेज अपॉन में बोलो क्या? करंट। बताओ कितना बनेगा बोलो जरा? ओमेगा एल। क्या बनेगा बोलो? बस ये याद कर लो कि इस सर्किट का जो अपोजिशन है उसको डिनोट करते हैं एक्सेल से। किससे बोलो? एक्सेल का मतलब है बच्चों क्या? इसको बोलते हैं हम, इसको यूं ही बोल सकते हो आप लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस।
इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है कि एक इंडक्टर कितना अपोजिशन पैदा करेगा अपने अंदर बनने वाले करंट को। तो मुझे बताओ, ये जो हमारे पास सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, ये एल अपोजिशन पैदा करेगा या ओमेगा एल अपोजिशन पैदा करेगा? ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है बोलो? ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसी को चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझ में नहीं आ रहा, आसान करता हूं। ओमेगा एल होता है 2 पाई न्यू। क्या होता है बोलो? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू। चलो, ये फ्रीक्वेंसी क्या है बोलो? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। जो आपने एसी सप्लाई लगाई है ना, लिखो मत, समझो बोर्ड पे। जो आपने एसी सप्लाई लगाई है वो हो सकता है 50 हर्ट्ज की हो सकता है 60 हर्ट्ज की हो। कार्तिक, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन दे रही है? 50। 60 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में कितने ले रही है? 60। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एसी होगी, अपोजिशन इंडक्टर कॉइल उतना ही ज्यादा करेगी। चलो लॉजिक सोचो इसके पीछे। कौन बच्चा बताएगा कि ऐसा क्यों है कि जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो अपोजिशन भी ज्यादा है? सोचो, कौन बच्चा क्लास में ये बात बता सकता है कि सर जिस समय एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उस समय अपोजिशन ज्यादा क्यों है? ऑब्वियसली फैराडेज लॉ याद है आप लोगों को? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एसी की तो उसमें जो करंट सेट होने की कोशिश करेगा ज्यादा तेजी से होने की कोशिश करेगा। तो आपको पता है फ्लक्स में चेंज बड़ी तेजी से आएगा, तो अपने अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा हाई होगा। अरे भूल गए क्या? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली एसी होगी उतना जल्दी उसमें चेंज आएगा और उतना ज्यादा बोलो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। याद आ रहा है? उतना ज्यादा वो अपोजिशन करेगा। नहीं याद आ रहा? अब मेरी एक बात सुनो बच्चों, यहां पर मैंने कुछ लिखा एक्सेल बराबर में 2 पाई न्यू एल, और ये बहुत जरूरी चीज है। आप ये बोल सकते हैं फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब बोलो? इंडक्टर अपोजेज more to alternating current when its frequency is high। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो बोलो अपोजिशन भी कैसा होगा? बोलो ज्यादा। लेकिन बात करते हैं एक बार डीसी की। किसकी बात करते हैं बोलो? अच्छा, डीसी कैसा होता है? डीसी होता है सीधा। बोलो कितनी फ्रीक्वेंसी? सीधा, ऑसिलेट ही नहीं कर रहा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी? 0। देयर इज नो ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी बोलो कितनी? 0। तो इसका मतलब इंडक्टर डीसी को कितना अपोज करेगा? बोलो 0। इसका मतलब क्या बोलोगे? इंडक्टर ऑफर्स नो अपोजिशन टू डीसी। इंडक्टर्स ऑफर नो अपोजिशन टू डीसी। इसका मतलब इंडक्टर किसको अपोज नहीं करता? डायरेक्ट करंट को अपोज, क्योंकि डायरेक्ट करंट में कोई बदलाव नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसको अपोज भी नहीं करेगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टर सर्किट। अब बात यह है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि सर इतनी सारी चीजें हम याद कैसे करेंगे, है ना? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अभी हम चैप्टर में अभी सी भी पढ़ेंगे, एलआर भी पढ़ेंगे, आरसी भी पढ़ेंगे, फिर एलसीआर पढ़ेंगे। तब तक आपको नहीं एल और आर के बारे में जो बातें बताई है ना, दिमाग में सेट होने स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप ही। बस अभी तक तुम्हें क्या समझ में आया ना, अगर जो मैं 2 बातें बोलूंगा और तुम्हें ढंग से समझ में आ गई तो फिर ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। पहली चीज तो ये कि मैंने अभी तक तुम्हें सर्किट में 2 एलिमेंट सिखाए, एक रेजिस्टर और एक बोलो क्या? इंडक्टर। मान के चलो कि जिस समय सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है, हर्ष क्या लगा हुआ बोलो? रेजिस्टर। और तुमने ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दी थी, तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में क्या होता है? ये में बढ़ेगा और घटेगा, ऐसे चलेगा। तो उस रेजिस्टिव सर्किट के अंदर ईएमएफ और करंट साथ साथ चलते हैं। बस ये बात समझो, कैसे चलते हैं बोलो? सबसे जरूरी चीज समझनी है, बोलो क्या? कैसे चलते हैं बोलो? साथ साथ। इसका मतलब जब सर्किट में रेजिस्टर होता है तो जैसे ईएमएफ बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, ईएमएफ घटेगी तो साथ साथ चलेंगे। बस क्लियर हुआ कि नहीं हो? लेकिन जब इंडक्टर कॉइल होती है तो इंडक्टर किसको अपोज करता है बोलो? करंट को। और वो स्टार्टिंग में ही करंट को π/2 फेज तक चलने नहीं देता, लेकिन तब तक ईएमएफ कितने पे पहुंच जाता है बोलो? π/2 पे पहुंच जाता है। देखो ना, π/2 पे, और ये करंट को रोक के रखता है। तो जब वो π/2 पे पहुंच जाता है तब वो करंट को कहता है अब तू चल ले भाई। ऐसे समझ के चलो इसको, अपने लर्निंग पर्पस के लिए समझ के चल सकते हैं कि जब इंडक्टर आया तो शुरू में क्या होता है भाई कि वो ईएमएफ को बनने देता है π/2 फेज तक कि भाई तू तो बन, लेकिन तब तक किसको बनने नहीं देता बोलो? करंट। तो करंट कितना रहेगा बताओ तब तक? 0। और ईएमएफ कितना हो जाएगा बोलो? मैक्सिमम। फिर भैया उसके बाद वो करंट को भी फ्री कर देता है। आपको पता है टाइम के बाद तो करंट सेटल होता है ना, थोड़ी देर शुरू में अपोजिशन पैदा करता है, उसके बाद करंट बढ़ेगा, लेकिन तब तक ईएमएफ क्या होगा? घटेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी π/2 फेज से बोलो क्या हो चुका है? आगे चल चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे इससे समझ में आता है कि इंडक्टर कॉइल के अंदर करंट जो है, इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट जो है वो π/2 से हमेशा बोलो क्या करेगा? लैग। अगर ये E0 sin ओमेगा टी है तो वो क्या होगा? I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। दैट्स द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय π/2 फेज। एंड द अपोजिशन, मैंने बोला 2 चीजें समझनी थी, एक ही चीज सिखाई मैंने, कौन सी बोलो? एक तो ये कि रेजिस्टिव में दोनों साथ में चलते हैं, और इंडक्टिव में बोलो क्या होता है बोलो?
इंडक्टिव में करंट पाई बाय 2 क्या चलता है बोलो पीछे, बिकॉज इंडक्टर उसको रोकता है। और कितना रोक पाता है बोलो, कितना रोक पाता है, दिमाग में सेट करो सर, पाई बाय 2 फेज से रोक लेता है। कितने से बोलो, ये पाई बाय 2 फेज का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो ईएमएफ को बढ़ने देता है पाई बाय 2 फेज तक, तब जाके करंट बनना स्टार्ट होता है। तो इसको बोलते हैं पाई बाय 2 से लैग कर गया। गेट माय पॉइंट और नॉट? ये पहली बात है दोनों चीजों की। अब दोनों सर्किट में एक और बात याद करनी है, वो है अपोजिशन। बताओ पहले वाले सर्किट का अपोजिशन क्या है, आर, रेजिस्टेंस ही पहले वाले सर्किट का अपोजिशन है, और दूसरे वाले सर्किट का अपोजिशन एल नहीं है भाई, इट इज 2 पाई न्यू एल, इट इज 2 पाई न्यू एल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, या ओमेगा एल। मतलब कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एसी होगी उतना ही ज्यादा बोलो क्या होगा, अपोजिशन। और अगर डीसी की बात करोगे तो कोई अपोजिशन होगा ही। तो मैंने बोला कि हर सर्किट से दो बातें याद करिए, बोलो क्या क्या। एक तो ईएमएफ और करंट के बीच में कितने का लैग है भी या नहीं है, कौन आगे कौन पीछे, ये एक ही बात है। दूसरी चीज बोलो क्या, अपोजिशन। दूसरी चीज बोलो क्या, मैं उसके बाद कह रहा हूं, उसके बाद सब अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, आज ये बच्चों तीसरे सर्किट पे, तीसरा सर्किट बोलो कौन सा है, सब बच्चे बोलो एसी इन। तो हमने अच्छा खासा टाइम दे दिया, लगभग 20 मिनट दे दिए पिछली क्लास को। आप लोगों को ये था कि जिन्होंने करा हुआ है उनको बहुत जल्दी पता लग गया होगा क्या चीज चल रही है। कैपेसिटिव सर्किट, इसमें क्या होगा बोलो, सी ओनली। अब सर्किट में कौन होगा बोलो, चलो भाई, दिस इज कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड दिस इज योर एसी सप्लाई। एसी सप्लाई की ईएमएफ बोलो कितनी होगी। अच्छा भाई कौन बताएगा किसको रोकता है ये, वोल्टेज को। आप सब बच्चे जानते हैं कैपेसिटर क्या चीज है। कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को भरेगा, और चार्ज को भरने का काम कौन करेगी, वोल्टेज। बैटरी तो करते एक तरीके का। तो मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था कि करंट और वोल्टेज दोनों साथ में चल रहे हैं। मान लो कि बीच में कोई गड्ढा आ गया, तो वहां पर पहले वो गड्ढा भरेगा, उसके बाद पानी दोबारा से गड्ढा भरने के बाद चलेगा, कुछ ऐसा ही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कैपेसिटर लगा होता है, जब क्या लगा होता है बोलो, कैपेसिटर, तो होता क्या है जरा बताओ, ईएमएफ लैग करेगी और करंट बोलो क्या करेगी, लीड करेगी। क्योंकि भैया इसको चार्ज करने का काम कौन करेगी बोलो, बैटरी। तो वोल्टेज लैग कर जाएगा और करंट लीड कर जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? करते हैं इसको शुरू। हेलो, टाइम लगेगा अभी, तो क्या हुआ था, पूरे 7:30 बोलो। नहीं, चले जाओ। हाँ, तुम गए क्यों नहीं लेकिन अभी तक? चलो ठीक है भाई, चले जाओ। हाँ भाई क्लास, तो सभी बच्चे भाई आप मुझे बताओ Q बराबर क्या है बोलो, CV। और मैं बोल सकता हूँ V बराबर बोलो क्या है, Q बाय C। इसका मतलब मैं इसकी EMF को बोलो क्या लिख सकता हूँ, Q बाय में C। अच्छा आप लोग सब देख रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं हर बार EMF की इक्वेशन के जरिए किसी तरीके से उसके करंट को निकालने की कोशिश करता हूं। रेजिस्टिव में कोशिश मैंने कैसे करी बोलो, V को मैंने क्या लिख दिया, IR बन गया। फिर मैंने इंडक्टर में कैसे कोशिश करी कि मैंने उसका वोल्टेज का इंडक्टर से रिलेशन ढूंढा, तो पता लगा E बराबर क्या होता है, LDI। कृष्णा आ रहा है कुछ समझ में, नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि भाई मैथ्स की क्लास भाई देखो पता क्या है, वही है कुछ टॉपिक्स अब होने वाला है वैसे उसमें इंटीग्रेशन खत्म कृष्णा, लेकिन वही है प्रॉब्लम की दिख गया होगा चैप्टर बहुत बीच में, तो समझ में आ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जितना भी आ रहा है अभी नए चैप्टर से बात क्लास, आप लोग तुम लोगों को तो आ रहा होगा जिन्होंने करा हुआ। चलो बोलो सब बच्चे, क्लास ईएमएफ इक्वेशन बोलो क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हाउ वी कैन राइट ईएमएफ, सो गाइस गाइस गाइस, Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाय C। एंड मैं V की जगह पे यानी E की जगह पे क्या रख सकता हूं बोलो, Q बाय C। अब Q बोलो कितना आएगा, EC नॉट, सॉरी E नॉट C और साइन ओमेगा टी। अब कुछ बच्चे कहें सर ये चार्ज से कैसे निकालेंगे करंट, अरे भूल गए क्या तुम लोग, आई ही तो होता है dq बाय में dt। अरे भैया फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एक जगह पे मैं बैठा हुआ हूं, देख रहा हूं कितना चार्ज यहां से फ्लो कर रहा है एक सेकंड के अंदर, वही तो बोलो क्या होता है, करंट होता है। अरे वही तो बोलो क्या होता है भाई, आपने क्या पढ़ा है करंट, मान लो 5 एम्पियर बोला, 5 एम्पियर बोला तो 5 एम्पियर का मतलब क्या बोलो, 5 कूलम, कि एक सेकंड में किसी जगह से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं बोलो, 5 कूलम। तो मैं एक जगह बैठ गया, मैंने देखा कि कितना चार्ज का चेंज आ रहा है एक सेकंड के अंदर, वो बोलो क्या है, उसका करंट है। सो करंट इज नथिंग बट इट इज dq बाय dt, इट इज dq बाय। सो इंपॉर्टेंट चीज है भैया, मैं चार्ज से करंट कैसे बनाऊंगा, डिफरेंशिएट करके, कैसे करके बोलो, तो मैंने बोला डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट। तो मुझे सब बच्चे बताओ जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, मैथ्स वाले बच्चे बोलो, dq बाय बराबर इसका करेंगे d बाय dt करेंगे। अरे ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में करोगे यहां पर,
चलो चलो बोलो बोलो, dq by dt बोलो क्या हो जाएगा आई। अरे डी बाई डी टी ऑफ चार्ज dq by dt, मतलब उसमें कितना चेंज आ रहा है। बाय वाले बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम है, डिफरेंस रट लेना है सारी बात को, मेन बात समझनी है जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। और बोलो कितना आएगा, ई नॉट सी कांस्टेंट है मैथमेटिक्स, बोलो भाई, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, सो बोलो क्या आएगा। क्या जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको समझ में आ गया, नहीं आया ना, सबको क्लियर है। चलो आ जाओ भाई, अरे कोई नहीं, जिनको नहीं क्लियर है वो लोग बच्चे, आप लोग थोड़ा सा स्टेप को याद रखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लास, जब बार बार हमने ईएमएफ को साइन में रखा तो मैंने करंट को भी साइन में ही करने की कोशिश करी है, तो मैं इसको कॉस में नहीं रखूंगा, इसको भी किसमें करूंगा बोलो, साइन में। और आप लोग ना देखो, मैं आपको एक बहुत चीज क्लियर कर दूं सिंपल सी, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं इनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। कौन सी वाली बोलो, साइन 90 माइनस थीटा, आप लोगों ने कॉस थीटा पढ़ा है बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा भी सेम होता है, बट कॉस में ऐसा नहीं होता कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बट cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा नहीं, माइनस साइन थीटा होता है। तो वो देखो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, उनको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है कि अरे इधर देख, मैं बताता हूँ, 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, हम एंगल इसका देखते हैं, इसका देखते हैं, एंगल तो उसका है ना। सो गाइस गाइस गाइस, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उसको ऐसे याद करेंगे, ये पाई बाय 2 है, 90 बोलो कितना है, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 पे आपको टीचर्स ने सिखाया होगा कि फंक्शन चेंज होता है, तो साइन से बोलो क्या होता है, कॉस। दोनों सूरत हाल में, पहले वाले सूरत हाल में क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट, और इसमें क्या बनता है सेकंड, दोनों में साइन बोलो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको एक बात देखो, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्सिटी इसमें करनी नहीं है, आप लोग बस इतना याद रखें कि ऐसा आइडेंटिटी होता है। अब मैंने क्या करा बच्चों, क्लास निखिल, कॉस थीटा की जगह बोलो क्या लिख दिया, साइन 90 प्लस थीटा, अरे साइन 90 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 प्लस में क्या, ओमेगा टी। कुछ बच्चे कहेंगे सर पिछली बार आपने पहले वाली क्यों यूज करी थी, देखो भाई अब ये मेरी पसंद से चल रहा है, क्यों चल रहा है वो बता देता हूँ, हाँ सुनो तो सही, समझे नहीं, बताऊंगा मैं मेरी पसंद ऐसी क्यों है, बता देता हूँ। अब ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लॉजिकली मेरे को उसी इक्वेशन को फिट करना है जो एक्चुअल सिनेरियो को भी मैच कर रहा हूं, इस बात को समझो, अनुराग समझा। अगर मैं पहले वाली को मैच करता हूं तो करंट पीछे दिखेगा यार, और एक्चुअली में आप जानते हैं यहाँ पर करंट पीछे नहीं होता, करंट बोलो क्या रहता है, आगे। सो मैथमेटिकली कौन सा सिनेरियो इसको फिट कर पा रहा है, ये वाला, क्योंकि मुझे करंट को लीड करवाना है इस बार। किसको लीड करवाना है बोलो, तो मैं जानबूझकर cos थीटा को इस बार नीचे वाला फॉर्म लगाऊंगा, दोनों फॉर्मूले होते हैं cos के, वो भी और ये भी, लेकिन मैंने पिछले में वो क्यों लगाया और उसमें ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि पिछले वाले में एक्चुअल सिनेरियो में करंट लैग कर रहा था और इस वाले में एक्चुअल सिनेरियो में करंट लीड कर। अब समझ में आ रहा है कि मर्जी क्यों चल रही है, तो इसलिए मर्जी चल रही है। अब सुनो भाई, ए बच्चों प्लीज बताओ कितना हो जाएगा, आई बराबर में ई नॉट सी ओमेगा, इसको जानबूझकर मैं ऐसा लिख लेता हूं, ओमेगा टी प्लस, शायद कुछ बच्चों को समझ में आने लग गया होगा इस बार क्या होने वाला है, वो ओमेगा टी पे चलेगा तो ये ओमेगा टी से पहले ही पाई बाय 2 आगे चल रहा होगा, इसका मतलब ये भी बोल सकते हो कि सर ये पाई बाय 2 लीड करेगा। जब इसका ओमेगा टी 0 होगा तो वो 0 वाली कंडीशन दिखाएगा, बट ये पाई बाय 2 वाली, मतलब इस बार करंट अपनी पाई बाय 2 फेज पे पहुंच चुका होगा, तब ईएमएफ बनना स्टार्ट होगा। इसको समझो, बोर्ड पे ध्यान से सुनो। तो मुझे तुम बताओ जरा, आई बराबर कितना हो गया, ई नॉट सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, एंड यू नो दैट, इसके बाद मैं क्या करता हूं, हर बार मैं एक ही चीज कर रहा हूं, आई इज मैक्सिमम, बोलो कब, यही कराता हूं मैं, आई इज मैक्सिमम, बोलो क्या बोलता हूं, व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का वैल्यू बोलो कितना होगा, 1। अरे सही बात है कि नहीं। अब मुझे तुम बताओ जरा, इसका मतलब कि जो वैल्यू, अब ये 1 होने पे कितना वैल्यू आएगा, ई नॉट सी ओमेगा, अरे सही बोल रहा हूं, इसी की वैल्यू को बोलो क्या बोलूंगा, आई नॉट, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दूंगा, बोलो करंट इक्वेशन क्या बन जाएगी, करंट इक्वेशन क्या बन जाएगी, बोलो क्या बन जाएगी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। समझ नहीं आ रहा सर, आपने तीनों के इक्वेशंस मैच करने की कोशिश कर रहे हो, हर बार ईएमएफ इक्वेशन बोलो मैंने क्या रखी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की रेजिस्टिव में बताओ क्या थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसमें ओमेगा टी इसमें ओमेगा टी, साथ साथ चलेंगे सर। इंडक्टिव में क्या हुआ, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मैंने क्या बोला, जितना चैप्टर में डीप जाएंगे उतना इजी होता जाएगा। और अब क्या हुआ, उधर ई नॉट साइन ओमेगा टी सर, इधर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। सर इस बार करंट लीड करेगा, कौन लीड करेगा बोलो, करंट। तो क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे इस बार, इस बार बोलेंगे वोल्टेज लैग्स, वोल्टेज लैग्स करंट बाय पाई बाय 2 फेज, और यूं भी बोल सकते हो, और दूसरे शब्दों में बोल सकते हो करंट लैग्स।
सॉरी, करंट लीड्स वोल्टेज। पहले बस तुम इतना ध्यान से देख लो, फिर बात करेंगे आगे। देख लो, देख लो, तसल्ली देख लो। प्रॉब्लम है कोई किसी भी प्रकार की? समझ में आ रहा है यहां तक का? हमने क्या क्या कर लिया इसमें? सर्किट डायग्राम डन, ईएमएफ इक्वेशन डन, करंट इक्वेशन डन, फेज डिफरेंस डन। अरे पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने चीज लिखवाई थी, सारी बातें डिस्कस करूंगा। सर्किट इक्वेशन, सर्किट डायग्राम, ईएमएफ इक्वेशन, करंट इक्वेशन, फेज डिफरेंस। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज अपोजिशन टू सर्किट, वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, यही सब पढ़ना होता है। चलो पहले वेव डायग्राम बना लेते हैं। चलो वेव डायग्राम, क्लास क्लास इंपॉर्टेंट है। बोलो वेव डायग्राम में क्या होगा? बच्चों आप एक बात बताओ, मैंने एक बार भी ईएमएफ की इक्वेशन को चेंज करा किसी भी उसमें? नहीं। हर बार मैं किसको चेंज करता हूं? करंट को। तो मेरा ईएमएफ इक्वेशन कैसा बनेगा? हाँ भाई, वो तो सर ऐसे ही जाएगा। ए क्या चल रहा है इधर? ईएमएफ इक्वेशन बोलो कैसे जाएगा सब बच्चे? ईएमएफ इक्वेशन कैसा जाएगा सर? ये तो ईएमएफ इक्वेशन तो ऐसे ही जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? करंट कैसे बिहेव कर रहा होगा? तो सब बच्चे ध्यान से सुनना। जिस समय इसका ओमेगा टी जीरो होगा, मतलब जीरो वाली फेज दिखाएगा, स्टार्टिंग वाली जीरो वाली फेज, तब ये भाई साहब अपनी पाई बाय टू वाली फेज शो कर रहे हो। देखो ना यहाँ पर, अगर ओमेगा टी जीरो रखे, उसका ओमेगा टी जीरो रख निखिल, तो ये जीरो आ जाएगा। इसका ओमेगा टी जीरो रख, ये कितना आएगा? साइन पाई बाय टू, यानी बोलो कितना? 1। यानी बोलो आई की वैल्यू कितनी आएगी? आई नॉट। तनिष नहीं आ रहा समझ में? मतलब जिस समय पर, फोकस करिएगा, जिस समय पर ये जीरो दिखा रहा है, वो अपनी कौन सी फेज के अकॉर्डिंग आंसर कर रहा होगा? पाई बाय टू। यानी बोलो मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा होगा। बोलो कितनी? आई नॉट। कितनी बोलो? चिंता मत करिए, अभी सारी बात समझ में आएगी। सर ऐसा कैसे हो गया? सर करंट ईएमएफ अपनी जीरो वाली फेज दिखा रहा है, वो अपनी कौन सी दिखा रहा है? बोलो पाई बाय टू वाली। यानी बोलो कौन सी? मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है? आई नॉट। उसके बाद एक और समझ लो, अगला फिर बताऊंगा उसका मतलब। बताओ ये कौन सी दिखाएगा? पाई बाय टू वाली, मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा ई नॉट। अरे भैया ईएमएफ अपनी कौन सी इक्वेशन शो कर रहा है? बोलो पाई बाय टू वाली। तब देखना ये क्या दिखाएगा? ये पाई बाय टू, तो वो पाई बाय टू जमा पाई बाय टू, बोलो कितना होगा? पाई। और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है? जीरो। इसीलिए शुरू में याद करवाया था यार। तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर। देखना जरा, देखना कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि क्या चलने वाला है। सर ये अपनी जीरो बेस पे है, ये अपनी जीरो बेस पे वो अपनी पाई बाय टू वाली कंडीशन शो कर रहा है। जब ये अपनी पाई बाय टू वाली शो कर रहा है, तभी अपनी पाई वाली फेज पे पहुंच चुका है। अरे नहीं आ रहा समझ में? इसके बाद बताना जरा क्या होगा? वो अपनी कौन सी फेज दिखाने लगा? पाई वाली। और ये अपनी 3 पाई बाय टू वाली, माइनस आई नॉट वाली। करके देख लो ना, ये पाई होएगा, ये पाई होएगा, तो ये जीरो दिखाएगा। देखो अपने आपको जीरो दिखाएगा यहाँ पर। लेकिन देखना जब ये पाई होगा तो वो कितना होगा? पाई जमा पाई बाय दो, यानी 3 पाई बाय दो। और साइन 3 पाई बाय दो कितना होता है? -1, यानी आएगा माइनस आई नॉट। क्या आएगा बोलो? मतलब कि जब वो पाई दिखाएगा तभी अपनी कौन सी फेज दिखाएगा? 3 पाई बाय टू वाली। समझ नहीं आ रहा सर? जब वो अपनी 3 पाई बाय टू वाली फेज दिखाएगा, तब तक तो ये कौन सी फेज पे पहुंच चुका होगा? 2 पाई। बहुत क्लियरली दिख रहा है सर, करंट लीड कर रहा है। करंट क्या कर रहा है बोलो? जब तक वो अपनी 2 पाई फेज से पहुंचेगा ना, तब तक ये फिर अपनी मैक्सिमम अगली साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा होगा। बोलो है कि नहीं? वो शुरुआत कर रहा है और ये अपनी पीक दिखा रहा है अपनी साइकिल की। बोलो क्लियर है कि नहीं? और किसी को लगता है ना कि सर कैसे सर ये हुआ, तो बच्चों ये समझ के चलो कि मैं अगर इसको पीछे चला दूं ऐसे करके, तो बस ये समझ लो कि जब तक करंट बनाना तब तक ईएमएफ बना ही नहीं था। ऐसे ही मैंने बोला ना, जैसे पिछले वाले केस में बोला मैंने, ईएमएफ अपनी पाई बाय टू फेज पे पहुंच गया, करंट ने बनना शुरू करा। इसमें क्या हुआ? करंट अपनी पाई बाय टू फेज पे पहुंच गया और ईएमएफ ने बनना शुरू करा। तो भैया हर वक्त अब करंट लीड ही करेगा, वो जब घटेगा तो ये बढ़ना शुरू करेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आया सर? नवनीत नहीं आया समझ में? तो आप लोग देखिए ना कि स्टार्ट ही कैसे हो रहा है। सर ये जीरो और वो अपनी कौन सी फेज पे? पाई बाय टू। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये पहले से बन रहा है। तो बोल सकता हूँ कि जब वो बन रहा था तब ये कितना था? बिल्कुल जीरो था, क्योंकि बना ही नहीं था। अरे नहीं आया समझ में? वेव डायग्राम नहीं आया है ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का बताओ भाई। अब तुम इधर बैठे रहो। समझ में आया? जा सकते हो आप कृष्ण। तो क्लास मुझे सब बच्चे बताओ, आप लोग ओए इधर, तुम लोग मुझे बताओ जरा। हाँ भाई, नहीं आया ना समझ में? ये पीछे वाली लाइन समझ में नहीं आई ना? श्योर? अच्छा इसका अगर मैं फेजर बनाऊं, फेजर कैसे बनेगा? चिंता मत करें, फेजर कैसे बनेगा? अब फेजर में देखो बच्चों, एक आदत बना लो। ईएमएफ को नहीं छेड़ा हमने, ना ईएमएफ के वेव डायग्राम को छेड़ा है हमने, ना ही मैं इसके फेजर को छेड़ता हूं। मैं ईएमएफ का तो वहीं बनाऊंगा। बोलो बोलो यहां होगी ईएमएफ। बोलो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सॉरी ये ई हो गया,
ये बोलो कौन सा एंगल हो गया, ओमेगा टी। अरे यार ध्यान दो ना, मुझे तुम ये बताओ, यही तो है ना ई, करंट इससे कितना लीड कर रहा है, पाई बाय 2। तो अगर ये ओमेगा टी एंगल पे है तो करंट तो ओमेगा टी से भी पाई बाय 2, इससे 90 डिग्री आगे, मतलब करंट यहां होगा। ये बोलो बच्चों आई नोट है, और ये वाली हाइट नहीं आया ना समझ में। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं ये पेंसिल ऐसे है और ये ऐसे है, लेकिन ऐसे कभी समझ नहीं आएगा, शुरुआत ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब बोलो ईएमएफ की वैल्यू बोलो सब बच्चे, पेन के अकॉर्डिंग ईएमएफ कितना बोलो, 0। करंट बोलो कितना, पाए वो आई नोट। देखो आई नोट, इसको हटा दो, चलो पीछे वाली को बैठा दो, बोलो बोलो ईएमएफ कितना, 0। करंट कितना बोलो, आई नोट। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अरे इसी को पीछे ले जाओ ना। जब ईएमएफ 0 तो करंट बोलो कितना, आई नोट। अब ईएमएफ बढ़ा और करंट अपने आप को घटा रहा है, देखो करंट घटा रहा है, ईएमएफ बढ़ा रहा है, बन गया फेजर। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, सर लीड कर रहा है पाई बाय 2 से। अब याद करो रेजिस्टिव में दोनों ऐसे थे, रेजिस्टिव में दोनों ऐसे थे, साथ में 0, साथ में मैक्सिमम, साथ में घट रहे हैं। इंडक्टिव में क्या था बोलो, करंट पीछे चल रहा था सर, वो मैक्सिमम था तब ये 0 था सर। और इसमें सर क्या हो गया बोलो, जब ये 0 है तो वो मैक्सिमम है सर, लीड कर रहा है इस बार करंट। सिंपल सा फंडा है, जैसा पढ़ रहे हैं वैसा बना देना है। नहीं आया समझ में, फेजर्स भी क्लियर हो रहे हैं, वेव डायग्राम भी क्लियर हो रहे हैं, और हाँ और इक्वेशंस भी क्लियर हो गई हैं। लास्ट चीज क्या रहती है बोलो, अपोजिशन। चलो फटाफट से अपोजिशन की बात करते हैं जल्दी से। तो सभी बच्चे भाई, अपोजिशन टू सर्किट क्लास कौन बताएगा, अपोजिशन टू करंट क्या होता है बोलो, ई नॉट बाय आई नॉट। व्हाट इज ई नॉट बाय आई नॉट इन दिस इक्वेशन गाइस। सो गाइस देखो, हर बार मैं इसी से उठाता हूं, हर बार मैं इसी से उठाता हूं, अगर तुम ध्यान से देखते हो तो पता नहीं की लक्ष्य इधर देखना भैया, कहां देख रहा है। ई नोट बाय आई नोट बोलो क्या बनेगा, इधर से बोलो ई नोट बाय आई नोट, ई नोट बाय आई नोट, 1 बाय ओमेगा सी क्या बनेगा। सो दिस 1 बाय ओमेगा सी इज नथिंग बट इट इज अपोजिशन व्हिच इज डिनोटेड बाय एक्सी, व्हिच इज डिनोटेड बाय एक्सी। तो एक्सी को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, 1 बाय में 2 पाई न्यू सी, 2 पाई न्यू सी व्हिच इज दिस एक्सी इज, बोलो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब कैपेसिटर ने कितना अपोजिशन पैदा करा वो होता है 1 बाय 2 पाई न्यू सी। चलो बताओ, एक ऐसी एसी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, 50 हर्ट्ज की बजाय 60 हर्ट्ज की है, उसको ज्यादा अपोजिशन करता है कैपेसिटर या कम करता है, हायर फ्रीक्वेंसी को कम अपोज करेगा और लोअर फ्रीक्वेंसी को ज्यादा। तो मैं ये बोल सकता हूं इसका एक्सी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के बोलो कैसा प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं है बस में तो बोलेंगे आप समझ गए एसी वाली बात को। अगर बात करूं फॉर एसी, चलो चलो क्लास प्लीज, फॉर एसी अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं कि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब समझ जाते हो दैट इट ऑफर्स मोर अपोजिशन टू लोअर फ्रीक्वेंसी, या इट ऑफर्स लेसर अपोजिशन टू हायर फ्रीक्वेंसी एसी एंड वाइस वर्सा। मैं क्या बोलूंगा बोलो, इट ऑफर्स लेसर अपोजिशन टू एसी ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। अरे नहीं आ रहा समझ में, एंड वाइस वर्सा। अच्छा उल्टा है क्या उससे, इंडक्टिव वाले से, इंडक्टिव वाले से उल्टा चल रहा है बच्चों। इंडक्टिव वाले में हायर वाले के लिए ज्यादा पोजीशन होता है और कैपेसिटिव में हायर वाले के लिए कम पोजीशन होता है। अब मुझे बताएं डीसी के लिए क्या होगा यहां पर, बोलो फॉर, बोलो फॉर डीसी, फॉर डीसी बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। अच्छा फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सी कितना, बायो वाले बच्चे बताएंगे, कोई नहीं बताएगा, और चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप, बायो वाले बच्चे। फ्रीक्वेंसी 0, 1 बाय 0 इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है बोलो, इसका मतलब है कि डीसी के लिए कैपेसिटर मैक्सिमम इनफाइनाइट अपोजिशन पैदा करने वाला है। इसका मतलब सर कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा, डीसी को बोलो क्या कर देगा, क्योंकि अगर किसी ने किसी को इनफाइनाइट ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करी तो वो उसको पास होने ब्लॉक कर देगा। तो क्या बोलेंगे बोलो, कैपेसिटर कैपेसिटर ऑफर्स, कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट अपोजिशन टू डीसी, that is it blocks DC, it blocks DC। यार तुम ये समझो, देखो क्या तुम्हें इसमें पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता,
तो वैसे मरे ना मरे तुम मार दोगे, मार मार के आराम से मारना होता है, किसी ये कुछ हो गया तो। बच्चों अब ये बताओ, देखो सबसे जरूरी चीज होगी खत्म। मतलब आप ये मत समझिए कि जब हम LR और RC करेंगे तो हमें इतना सारा कुछ करना है, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं करना है इतना कुछ, अब नहीं करनी ड्राइव, अब सीधा अगली बात होगी। अब बातें बड़ी छोटी हो जाएंगी हमारी, लेकिन सबसे जरूरी पार्ट खत्म हुआ है, R, L और C। देखो भाई लॉजिकली कुछ 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 बच्चों को ये चैप्टर बड़ा मुश्किल लगता है, समझ नहीं आता कि पता नहीं एलिमेंट्स में कैसे क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछों को ये बहुत आसान लगता है जो इस बात को जड़ से पकड़ लेते हैं कि सर है तो कुछ भी नहीं यहाँ पर, रजिस्टर दोनों को रोकता है इसलिए दोनों सेम फेस में रहती है। इंडक्टर किसको रोकता है बोलो, करंट को, इसीलिए करंट सर π/2 से लैग करने लग जाती है। ईएमएफ बनना शुरू कर देता है, अपनी π/2 फेस तक पहुंच जाता है, तब करंट स्टार्ट करती है क्योंकि वो π/2 से लैग कर गई। किस केस में बोलो, इंडक्टर केस में। इसीलिए सर इक्वेशन क्या होगी, E इज इक्वल्स टू में क्या, E0 sin ओमेगा टी, और इसमें क्या मतलब करंट की क्या होगी, I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। नहीं आ रहा सर मेरे को समझ में, बनी बात। और कैपेसिटर में क्या हुआ बोलो, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा, मतलब करंट क्या करेगा बोलो, लीड। इसलिए अगर वोल्टेज की इक्वेशन E इज इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी है तो करंट की इक्वेशन I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो जब वो बिल्कुल ईएमएफ शुरू करती है ना, तब तक करंट अपनी कौन सी फेज पे बैठा होता है, मैक्सिमम फेज पे, मतलब वो पहले से ही बनना शुरू कर चुका था, तब तक तो ईएमएफ बनना शुरू भी नहीं किया था। जब बनना शुरू करती है तब तक वो अपनी कौन सी फेज पे होता है, π/2 वाली फेज पे, तो π/2 से करंट लीड कर रहा है। नहीं आया ना समझ में। अपोजिशन याद करो तीनों के, बोलो रेजिस्टिव सर्किट का अपोजिशन बोलो क्या है, R, इंडक्टिव का अपोजिशन बोलो क्या है, XL, XL से याद करो, XL का फॉर्मूला बोलो क्या है, 2 पाई न्यू L। और सर कैपेसिटिव सर्किट का अपोजिशन बोलो क्या है, XC, विच इज इक्वल टू 1 बाय में 2 पाई न्यू C। नहीं आया समझ में। अगर तुम लोगों को सिर्फ इतना भी पता है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं बच्चों, बार बार एक बात कह रहा हूं, अगर तुम लोगों को इतना भी पता है R, L और C में, इसके अंदर पता है कौन लीड करता है कौन लैग करता है, कौन लीड करता है कौन लैग, कौन लीड करता है कौन लैग, और ये पता है कि कितने से लीड करता है, जिससे इक्वेशन भी खुद ही बन जाती है। अगर साथ में चल रहे हो तो बोलो इक्वेशन है E की E0 sin ओमेगा टी, I की I0 sin ओमेगा टी, क्योंकि अगले में करंट पीछे चलेगा π/2 से, तो ईएमएफ की है E0 sin ओमेगा टी, करंट की है I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। इसमें आपको पता है वोल्टेज लीड करेगी, तो मैंने वोल्टेज की इक्वेशन नहीं छेड़ी, तो मैंने E को ही रखा, सॉरी करंट लीड करेगी सॉरी, तो मैंने E को तो उतना ही रखा E0 sin ओमेगा टी, और करंट को बोलो कितना रखा, I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। अगर तुम्हें ये पता है कौन लीड कौन लैग कर रहा है तो तुम्हें इक्वेशन खुद ही आती है। दूसरी चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अपोजिशन, रेजिस्टिव सर्किट का अपोजिशन बोलो क्या है, R, इंडक्टिव का अपोजिशन बोलो क्या है, XL, और उसका अपोजिशन बोलो क्या है, XC। फॉर्मूले आपको पता है भाई। अब आप से बाकी चीजें काम की नहीं है क्या, देखो यार बाकी चीज क्या है, ड्राइव है, अब वो ड्राइव तो भैया तुम प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा अपने आप, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। उसके बाद क्या बचता है बोलो, वेव डायग्राम, और क्या बोलो, फेजर। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिसको ये पता है ना कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है, उसके लिए वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम बनाने मुश्किल। क्लियर है। मैं तुम लोगों को क्या क्या सिखा रहा था, मैं तुम लोगों को कई चीजें सिखाई, मैंने बोला सर्किट डायग्राम होता है, बोलो बोलो, एक क्या होती है बोलो, ईएमएफ इक्वेशन, एक क्या होती है बोलो, करंट इक्वेशन, एक होता है आपका फेज डिफरेंस कितने का है, एक बच्चों क्या होता है अपोजिशन कितने का है, एक होता है आपका वेव डायग्राम, और एक होता है बच्चों आपका फेजर डायग्राम। जिन बच्चों ने अच्छे से सुना है उनको ये पता है कि इन एलिमेंटल सर्किट्स के अंदर कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, बोला है कि नहीं, ये तो मैंने तुम्हें शुरू में सिखाया था। और जब ये पता है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो तुम्हें इसका मतलब क्या पता है बोलो, फेज डिफरेंस लग गया पता। बोलो रेजिस्टिव में फेज डिफरेंस कितना, 0। इंडक्टिव में फेज डिफरेंस कितने का, कौन आगे, ईएमएफ आगे। कैपेसिटिव में करंट π/2 आ गया, तो पता है सबको π/2 से फेज डिफरेंस सबको पता है। जब तुम्हें फेज डिफरेंस ही पता है तो फिर तो ईएमएफ और करंट इक्वेशन वैसे पता लग गई, क्योंकि उसकी फिक्स कर रखी है बोलो कितनी, उसकी फिक्स कर रखी है E0 sin ओमेगा टी। अब इसकी या तो I0 sin ओमेगा टी होगी, या I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2 होगी, या फिर I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2 होगी। इसका मतलब ये दोनों पता लग गया। और ये पता लगने के बाद मैंने तुम्हें एक चीज बोली, बोलो क्या, अपोजिशन याद करिए। सर्किट डायग्राम तो क्या है, तो नकली चीज है, इसमें क्या है, इसको थोड़ा याद करना है कुछ भी। अपोजिशन इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्लियर होता है कि नहीं होता। और जब तुम्हें ये पता है कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो क्या तुम्हारे लिए वेव डायग्राम फेजर डायग्राम मुश्किल है क्या। तो इसका मतलब जितना भी पढ़ाया वो सारा का सारा हमें समझ में आ जाता है, अगर हमें सारी बातें पता हो। क्लियर होता है कि नहीं होता, पक्का सोच लो। अगली बात करना शुरू करूं, बढ़े आगे। कुछ डाउट है तो मुझे बोलो अभी के भी भाई, आगे बढ़ने के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई। अब LR कराऊं, LR और RC दोनों कर लेते हैं, कर लो ना 7:30 तक, खींच दो ना।
वैसे टाइम 7:30 का ही है। चलो ऐसा है, मैं ना मैं ना इसको मतलब पूरा प्रॉपर्ली लिखवा नहीं रहा हूँ, वर्बली डिस्कशन कर लेता हूँ, कराऊंगा लिखवाने वाली चीज कब, नेक्स्ट में समझा मैं देता हूँ। मतलब समझाने का मतलब क्या है, मैं वर्बली आपसे बातें कर लेता हूँ कि एलआर क्या है, आरसी में क्या होने वाला है। चलो भाई क्लास इधर, आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ एक कौन सा सर्किट बोलो, एलआर, और एक कौन सा पढ़ाने वाला हूँ इधर, एक कौन सा पढ़ाने वाला हूँ, आरसी। मजा आएगा पढ़ने में, देखना तुम। और फिर इसके बाद आने वाला है एलसीआर। कुछ कहेंगे सर एलसी नहीं पढ़ना, तो बच्चों एलसी सिलेबस में नहीं है, एलसी नहीं करना, एलसी नहीं करना, लेकिन ये करोगे तो एलआर एलसीआर बढ़िया समझ में आएगा। तो क्या क्या पढ़ना था बच्चों प्लीज, आर एल सी, एल आर, आर सी। वैसे एल सी बनना चाहिए बट ये नहीं करना है, और एल सी आर, तो ये सारे करने जिनमें से हमने 3 कर लिए। ठीक है, अब बचे हैं बाकी के 3। सो गाइस एल आर का मतलब क्या है बोलो, इसमें एक रेजिस्टर लगा होगा, एक इंडक्टर लगा होगा। चलो इन दोनों के लगने के बाद अगर ईएमएफ इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मेरा बस ये जानना है आपसे कि आपको क्या लगता है कि इधर कौन लीड करेगा। बस इतना बता दो मेरे को, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। कौन लीड करेगा, वोल्टेज? अच्छा क्यों ऐसा है? सुधांशु कौन लीड करेगा? यार वोल्टेज वोल्टेज बोल रहे थे, बोल दे तो वोल्टेज ही, वोल्टेज वोल्टेज आज सुन रहा था, करंट तो सुनाई नहीं। हाँ, तो इस बार एक बात तो पक्की है भाई रचित, रेजिस्टर क्या करता है, दोनों को सेम फेस में रखता है। रेजिस्टर की क्या कोशिश रहेगी इस पूरे सर्किट में बताओ जरा, वो दोनों को सेम फेस में रखने की कोशिश करेगा। रचित यहां पर देख, बड़ी जरूरी चीज बताने वाला हूं। रेजिस्टर की पूरे सर्किट में लगातार एक कोशिश होगी कि करंट और ईएमएफ सेम फेस में बने रहे, और वहीं इंडक्टर क्या कोशिश कर रहा होगा कि करंट लैग हो जाए, करंट क्या हो जाए, लैग, कितने से लैग कर जाए, π/2 से, या ईएमएफ लीड कर जाए, बोलो कितने से, π/2 से। ध्यान से सुनना है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कुल मिला के एक बात तो लग रही है, एक तो दोनों को साथ में रखना चाह रहा है और एक करंट को पीछे छुड़वाना चाह रहा है, तो करंट पीछे तो छूटेगा, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि एक की कोशिश सिर्फ साथ रखने की है। यूं होता ना कि एक करंट को पीछे रख रहा है, एक वोल्टेज को पीछे रख रहा है, तो बात बराबर हो जाती, साथ में बात है। लेकिन एक रख रहा है दोनों को साथ में, और एक रख रहा है, तनिष तुम मैथ्स की क्लास के लिए आ रखे हो, ऑफ है आज उसका। तुम मुझे मैसेज डालो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूं। हाँ मेरे को मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे, तुमने मेरे को मैसेज डाल दो ना, तुमने मेरे को लास्ट टाइम भी मैसेज नहीं डाला। फोन में नेट नहीं है, तो फिर तो मैं मैसेज डालता तो भी नहीं पता लगता तुम्हें। एक तो जिस नंबर से घर पे चल रहा हो वो नंबर से मेरे को व्हाट्सएप मैसेज डाल दो कि सर मेरे को ऐड कर दो ग्रुप के अंदर, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 8882 693975 3975 नंबर आने दो अपने, तो बच्चे देखने क्या होगा, कौन से मुझे स्पैम कॉल आएंगी। अरे कुछ आइए सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। मेरे पास एलआर सर्किट है गाइस, मैं बस वर्बल डिस्कशन करूंगा बस 5-10 मिनट, और कुछ नहीं करना, मेरे को टॉपिक नहीं कराना पड़ा। मुझे तुम ये बताओ हर्ष, बैठ जाएगा, रजिस्टर की कोशिश क्या है बता जरा, दोनों को साथ रखने की कोशिश कर रहा है, और ये कर रहा है बोलो, कह रहा है करंट को भी छुड़ाऊं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इस चीज को अगर मैं वोल्टेज लाइन मान लूं, तो ये क्या कर रहा होगा, अगर ये वोल्टेज लाइन है दोनों की, वोल्टेज मान लो ऐसे, या मान लो कि करंट मान लो, चलो करंट सीरीज में ऐसे चलता है, तो मान लो ये करंट है, बोलो क्या है, बोलो करंट। तो मुझे तुम बस ये बताओ, जो रेजिस्टर की वोल्टेज होगी, वोल्टेज ड्यू टू द रेजिस्टर, वो क्या कोशिश कर रहा होगा, साथ में रखने की, और वोल्टेज ड्यू टू द इंडक्टर क्या कोशिश कर रहा होगा, बोलो सब बच्चे, इंडक्टर क्या कोशिश कर रहा होगा, जहां करंट चल रहा है उससे π/2 आगे चलाऊंगा वोल्टेज को। समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टॉपिक का।
डिटेल में नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, बस आप ये समझ के चलो एक की कोशिश है साथ रखने की और एक की कोशिश है करंट को पीछे छुड़वाने की, तो छूट कौन जाएगा पीछे? करंट। नहीं आया समझ में लवनीत भाई? एक की कोशिश है दोनों को साथ रखने की और एक की कोशिश क्या बोलो कि वोल्टेज लीड कर जाए, तो डेफिनेटली वोल्टेज लीड कर जाएगा भाई, बोलो है कि नहीं? या करंट बोलो क्या कर जाएगा? लैग कर जाएगा। लेकिन बात वही आती है क्या पाई बाय 2 से लैग करेगा इस बार? तो गाइस यहां बड़ी समझदारी वाली बात करनी है हमें। मैं ये कहता हूं कि मान लो इस सर्किट का करंट इस स्पेस में है, इस सर्किट का करंट इस स्पेस में है, तो मुझे सब बच्चे बताने की कोशिश करना वोल्टेज ड्यू टू द रेजिस्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है? वोल्टेज ड्यू टू द रेजिस्टर ट्राई टू कीप द वोल्टेज एंड द करंट इन द सेम फेज। इट इज ट्राइंग टू कीप द वोल्टेज एंड द करंट इन द, इसकी कोशिश है कि वोल्टेज भैया साथ में रह जाए। और वही इंडक्टर की कोशिश बताओ क्या है? जो इंडक्टर की वोल्टेज है ना, इट इज ट्राइंग टू कीप द वोल्टेज ड्यू टू द इंडक्टर ट्राइंग टू कीप द वोल्टेज अहेड ऑफ पाई बाय 2 टू द करंट, अहेड ऑफ पाई बाय 2 टू द करंट। बातें मत करिए बिल्कुल भी। देखिए मैंने बोला अगर करंट इस स्पेस में है, करंट इस स्पेस में है, तो व्हाट डज रेजिस्टर ट्राई टू डू? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप ध्यान से नहीं सुनोगे नहीं आएगा समझ में, पक्का बता रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए कि आपको आती है चीजें, नहीं आती होंगी। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि करंट मान लो इधर है, तो व्हाट डज रेजिस्टर ट्राइंग टू डू? क्या कर रहा है रेजिस्टर? मतलब जो वोल्टेज उसके पास गई वो क्या कोशिश कर रहा है? इट ट्राइंग टू कीप द वोल्टेज इन द सेम फेज विद द करंट। एक ही कोशिश है कि मैं इधर ही लाइन में रख दूं, और एक ही कोशिश बोलो क्या, इंडक्टर की कोशिश क्या है कि मैं वोल्टेज को करंट से पाई बाय 2 आगे, या आप बोलते नहीं सर करंट लैग करता है पाई बाय 2। सर वोल्टेज को पाई बाय 2 आगे रखना, करंट को पाई बाय 2 पीछे, बात तो बोलो क्या सेम? तो इंडक्टर क्या कोशिश कर रहा होगा? इट ट्राइंग टू कीप द वोल्टेज हेड ऑफ पाई बाय 2 टू द करंट। अब जरा सब बच्चे दिमाग लगाना, थोड़ा सा वेक्टर वाला दिमाग लगाना। अगर एक कोशिश कर रहा है साथ रखने की और एक कोशिश कर रहा है आगे रखने की पाई बाय 2 से, तो क्या पूरी तरीके से पाई बाय 2 आगे रह पाएगा? अरे दोनों ताकतें काम कर रही है ना। अगर अकेले इंडक्टर की ताकत होती तो मैं बोलता कि यहाँ करंट है, इंडक्टर आगे रखने की कोशिश कर रहा है, पाई बाय 2 से लीड करेगा, बोलो वोल्टेज, बोला है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर एक और ताकत काम कर रही है जिसको कहां रखने की कोशिश करें, बोलो साथ में। तो एक की कोशिश है साथ रखने की और एक की कोशिश है पाई बाय 2 से लीड कराने की। अब दोनों में से जो भी ताकतवर होगा उसके अकॉर्डिंग बात चलेगी। लेकिन इतनी बात तो पक्की है सर, अगर मैं इसका नेट रिजल्ट निकालूंगा तो मेरी जो नेट ईएमएफ आएगी वो कुछ यहां पर आएगी, और मेरी नेट ईएमएफ लीड तो करेगी, मतलब ये तो गारंटी है कि वोल्टेज लीड करेगी, बट वोल्टेज पूरी पाई बाय 2 से लीड, ये सिर्फ सुन के जाना है, आज डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इतना समझ लीजिए कि इस बार पाई बाय 2 से लीड क्यों नहीं कर रहे सचिन? पाई बाय 2 से लीड क्यों नहीं कर रही इस बार? क्योंकि सर कुछ वोल्टेज काम कर रही है, बोलो किसके लिए? कुछ वोल्टेज काम कर रही है, बोलो किसके लिए? कि भैया आगे रहे मेरी वोल्टेज पाई बाय 2 से करंट से, और कुछ काम कर रही है, बोलो कहां रहे? साथ में। तो एक कोशिश कर रहा है साथ में रखने की, कोशिश कर रहा है पाई बाय 2 से आगे रहने की, तो ना तो पूरी तरीके से पाई बाय 2 से आगे रहेगी, ना पूरी तरीके से साथ में रह पाएगी, कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अगर इसकी ज्यादा ताकत हुई इस वोल्टेज की, इसका जो अपोजिशन ज्यादा हुआ या उसका अपोजिशन ज्यादा, उसके हिसाब से बताऊंगा कैसे। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों के हिसाब से कहीं ना कहीं वोल्टेज आगे तो रहेगा, बट पूरे पाई बाय 2 से आगे क्यों नहीं रहेगा? पूरे पाई बाय 2 से आगे क्योंकि सर वोल्टेज ड्यू टू द रेजिस्टर ट्राइंग टू कीप द वोल्टेज इन द सेम फेज विद द करंट। इट इज एक्चुअली ऑल्सो, मतलब यहां पर ये भी तो काम कर रहा है ना। आप ये कैसे बोल सकते हो कि पाई बाय 2 से लीड कर गया? इंडक्टर बैठा हुआ है, रजिस्टर क्या कोशिश कर रहा होगा? साथ रखने की। वो क्या कोशिश कर रहा है? आगे रखने की। तो कहीं ना कहीं ना साथ में रह पाएंगे, ना बिल्कुल पाई बाय 2 आगे रह पाएंगे, लेकिन कुछ आगे तो निकल जाएगा, बोला है कि नहीं? इसका मतलब एक बात की तो गारंटी है, ईएमएफ लीड करेगी, करंट लैग करेगी। और करंट कितने से लैग करेगी सर? सिर्फ 5 फेज से। कितने फेज से बोलो? 5 फेज से लैग करेगी। समझ नहीं आया लेकिन सर बिल्कुल भी चिंता मत करिए, 5 फेज कैसे निकलेगा बताएंगे। पूरा पाई बाय 2 नहीं है, पाई बाय 2 फेज पूरा पाई बाय 2 से नहीं लैग करेगा इस बार। पूरा पाई बाय 2 बनने के बाद नहीं बनेगा करंट, थोड़ा पहले ही बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब करंट लैग तो करेगा लेकिन पूरे पाई बाय 2 से लैग। अच्छा इसमें बताओ क्या होगा? क्लास प्लीज, बस फ्री कर रहा हूं आप लोगों को। ये आर है, ये कैपेसिटर है, चिंता मत करिए, डिटेल में दोबारा बताऊंगा इसको मैं। अब तुम मुझे बताओ जरा, दोनों क्या कोशिश कर रहे होंगे? सब बच्चे दोनों की कोशिश बताओ। अगर करंट इस दिशा में है तो बोलो सब बच्चे, बोलो सब बच्चे, क्या होगा? क्या होगा? वोल्टेज ड्यू टू द रेजिस्टर ट्राइंग टू कीप द वोल्टेज एंड द करंट इन द सेम फेज, बट व्हाट डज द कैपेसिटर ट्राइंग टू डू? इट ट्राइंग टू लेग द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। अब सोच लो ना यार, कौन लीड करेगा? अगर यहां करंट है तो व्हाट डज द रेजिस्टेंस ट्राइंग टू डू? रेजिस्टर की लगातार कोशिश है कि मैं उसको सेम फेस में रख दूं, बट व्हाट डज कैपेसिटर ट्राइंग टू डू? कैपेसिटर ट्राइंग टू कीप द वोल्टेज अ लेग ऑफ पाई बाय 2 टू द करंट। तो एक एलिमेंट कोशिश कर रहा है साथ में रह जाए, एक एलिमेंट कोशिश कर रहा है कि वोल्टेज पाई बाय 2 से पीछे रह जाए। तो एक बात तो पक्की कि पीछे तो रहेगा, क्योंकि एक की कोशिश सिर्फ साथ रखने की है। यूं होता ना, अगर यूं होता ना, क्लास प्लीज बातें नहीं यार, अगर यूं होता ना कि एक कोशिश कर रहा होता पाई बाय 2 वोल्टेज को लीड कराने की, जैसे इंडक्टर होता है, अरे होता है, और एक कोशिश कर रहा होता कि भाई वोल्टेज मतलब लैग करे, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते और सिर्फ ऐसे बनता सीधा। नहीं यार बस, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। आप यहां पर दोनों एलिमेंट्स को दिमाग से लगा के ध्यान से देखिए।
एक क्या कोशिश कर रहा है कि वोल्टेज पाई बाय 2 पीछे छूट जाए। पढ़ा तो है कैपेसिटिव में, कैपेसिटिव ये तो करता है वोल्टेज पाई बाय 2 पीछे छूट जाए, लेकिन अगर अकेला वो होता ना तो ऐसा ही होता। अगर अकेला वो होता तो पक्का पाई बाय 2 से वोल्टेज क्या रहती, पीछे रहती। वोल्टेज पाई बाय 2 से क्या रहती, पीछे। अगर अकेला बोलो कौन होता, कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टर भी बैठा है जो कि साथ में क्या कोशिश करने लग रहा है, साथ में आ जाए। तो इसकी कोशिश की वजह से वो पूरा पाई बाय 2 पीछे नहीं रहता, कुछ पीछे रहता है, जो कि रिजल्टेंट अगर निकालूं तो बताओ ना, 2 का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से कैसे निकलता था, याद करो। इसका तो कुछ ऐसे निकलेगा कि निकलेगा, तो मेरा ई नेट यहां पर आएगा और फाई ये आएगा, तो बोलो कौन लीड कर रहा है, ये रहा करंट, ये रहा करंट। तो करंट सर लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, बोलो करंट। और लॉजिकली इस सर्किट में करंट लीड करना चाहिए, लेकिन करंट पूरे पाई बाय 2 से लीड नहीं कर पाएगा, कुछ पाई फेज से लीड करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जो माजरा है ना, हाँ जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा बढ़िया रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। जब मैं और भी चीजें कराऊंगा ना तो ये ज्यादा वैलिड और ज्यादा बढ़िया लगेगा आप लोगों को जो क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लास एक छोटी सी बात बस लास्ट हम सीख के जा रहे, ये टॉपिक आप लोगों को जो मैंने बाद में बताया कुछ हजम हुआ, कुछ। और जैसे कि मैं तुमसे बात करूं ना, अगर ये दोनों तुमने सुन ही लिए, तो जैसे मान लो कि सर्किट में एलसीआर आएगा तो एक रेजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, चिंता मत करिए। तो अब जरा बताना क्या कोशिश चलने वाली है, मजा आएगा। बोलो करंट, करंट, बोलो व्हाट डज द वोल्टेज ड्यू टू द रेजिस्टर ट्राइंग टू डू। सब बच्चे इसकी कोशिश होगी साथ रखने की, बच्चों इसकी कोशिश होगी साथ रखने की। इसकी कोशिश बताओ क्या होगी, इसकी कोशिश की वजह से जहां भी करंट है ना, वोल्टेज लीड करेगी। वोल्टेज क्या करेगी बोलो, और इसकी कोशिश कैसी रहेगी बोलो। अब आप दिमाग लगाओ ना यार, ये करंट है, ये करंट है, इधर वोल्टेज ड्यू टू द रेजिस्टर है, the resistor trying to keep the voltage and the current in the same phase, the resistor trying to keep the voltage and the current in the same phase. What does the inductor trying to do, वो भी अपनी कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है बोलो, कह रहा है कि भैया वोल्टेज को आगे रखूंगा, वोल्टेज को आप सर करंट को पीछे रखता है, बात तो वही है ना, वोल्टेज को आगे रखना, करंट को पीछे रखना। it trying to keep the voltage ahead of pi by 2 to the current. And what does capacitor trying to do, it keeps the voltage a leg of pi by 2 to the current. तो एक कोशिश कर रहा है आगे रखने की, एक कोशिश कर रहे हैं ये 20 वोल्ट से कोशिश कर रहा है आगे रखने की, 20 वोल्ट से कोशिश कर रहा है पीछे रखने की, खत्म। तो जो आगे रखने की कोशिश कर रहा है और उतने पीछे रखने की कोशिश कर रहा है तो कैंसिल हो जाएगा और दोनों सेम फेस में रह जाएंगे। लेकिन बच्चों ये तब होता है, ये भी एक केस है, जब दोनों की ताकत जो होती है, जितना ताकत से ये उसको रोके, सॉरी जितना ताकत से ये रोके उतनी ताकत से अगर वो रोकेगा, मतलब जितनी ताकत से, क्लास प्लीज, जितनी ताकत से इंडक्टर कोशिश कर रहा है पाई बाय 2 आगे रखने की, उतनी ताकत से अगर कैपेसिटर रख रहा है तो सर बात ऐसी हो जाएगी। बट ये वाली बात जो ताकत वाली बात है ना, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा आज आपसे, लेकिन आप लोगों को दिमाग लगाना है सर क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सब बच्चे बताना शुरू करो, 2 मिनट की बात है, फाइनलाइज करने चीजों को। रेजिस्टिव सर्किट में क्या क्या होता है बोलो, दोनों सर सेम फेस में चलते हैं, दोनों सेम फेस में चलते हैं। उसकी ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी आई नॉट साइन ओमेगा टी, देयर इज नो फेज डिफरेंस, बढ़ेंगे घटेंगे साथ में। सर अपोजिशन बोलो कितना होता है, आर। चलो अगला बोलो, इंडक्टिव सर्किट, voltage leads the current by pi by 2 or currents lags the voltage by pi by 2. The equation is E naught sin omega t for the EMF and I naught sin omega t minus pi by 2 for the current. Opposition XL which is equal to omega L माने 2 pi mu. हो रहा है यार साथ के साथ। What does in the capacitive circuit? Capacitive में क्या होगा बोलो, सर voltage lags the current by pi by 2 और the current leads the voltage by pi by 2, दोनों बातों का मतलब सेम ही होता है। So if the current leads, the EMF equation will be E is equals to E naught sin omega t and the current equation will be I is equals to I naught sin omega t plus pi by 2. What will be the opposition offered by the circuit XC, which is equal to 1 by omega C, which is equal to 1 by 2 pi mu C. हमें सर ये तीन ही सीखने आज, मैं ये वाली सीखने के लिए आपको बोल भी नहीं रहा हूँ, मैंने तो बस वर्बल डिस्कशन किया कि अगर ये दोनों होंगे तो दिमाग लगाओ ना, दोनों में कौन पीछे छूट जाएगा, क्योंकि इंडक्टर बैठा भाई यहाँ पर और ये तो साथ में रखता है, तो इसकी चलेगी भैया, मतलब दोनों पूरी तरीके से इसकी नहीं चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये करंट को छुड़वाने की कोशिश करता है पीछे और ये साथ रखनी है, तो करंट तो छूटेगा सर पीछे। इस केस में दोनों मौजूद है ये वाले, तो सर ये वोल्टेज के पीछे पड़ा होता है, वोल्टेज को पीछे रखता है तो वोल्टेज भी छूट जाएगा सर इस बार, क्योंकि तो साथ ही रखता है ना। बट इस केस में सर एक बैठा है जो साथ रखता है, एक रखता है जो करंट को आगे रखता है, एक बैठा जो वोल्टेज को आगे रखता है, तो वो कैंसिल आउट होकर बराबर रह जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। सो वो चीज हम बाद में करेंगे, लेकिन मुझे बस आपसे 3 चीजें चाहिए आप लोगों से आज, कि आपको आर, एल और सी आता है अच्छे से। एल आर आर सी की बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत तसल्ली से जब कराऊंगा तो वाली बात समझ में आ जाएगी, जो बात अभी हमने करी है और जल्दी में करी हमने 5-10 मिनट में, वो टाइम लगा के करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, समझ में तो आ रहा है ना, प्रोडक्टिव तो रही ना क्लास की, आपको समझ में आ गई चीजें जितनी भी कराई हैं तक, है ना। बस कल हमारा नेक्स्ट क्लास तक एलसीआर में करा दूंगा आप, जाओ।